तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनांट के ऊपर हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे। ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस को हमने पढ़ा था, जिसके लिए हमारे पास क्या होगा, रियल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, ये सब हमने कंडीशन पढ़ा था ना। ठीक है, पहले तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था डी पर बहुत सारे केसेस पढ़े थे डिस्क्रिमिनांट पे। ठीक है, कि डी हो ऐसा होगा तो कैसा हमारे पास रूट्स आएंगे, डी निगेटिव होगा तो किस तरह का रूट्स आएंगे, डी पॉजिटिव होगा तो, डी जीरो होगा तो किस टाइप के रूट्स हमारे पास आएंगे। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हमने इसको स्टडी भी कर लिया था और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी अपन कर लिए थे। ठीक है ना। और उसी में हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनांट की कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो देखें यहाँ पे बोल रहा है आपका क्वेश्चन, फॉर द इक्वेशन दिस, इक्वेशन क्या है दिया हुआ हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एन इज इक्वल टू 0। एन बिलोंग्स टू होल नंबर, एन हमारे पास क्या है, होल नंबर से बिलोंग करता है, और एन का हमारे पास एक इंटरवल दिया हुआ है क्या, 1 से लेकर के 50, यानी एन हमारा 1 से लेकर के 50 तक होना चाहिए और एन हमारा होल नंबर होना चाहिए। और इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच दिस इक्वेशन हैविंग इंटीग्रल रूट्स। ठीक है, एन का तो हमारे पास रेंज दे दिया 1 से लेकर के 50 तक के बीच में एन हमको कोई भी कंसीडर करना है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद पूछा क्या है कि इस इक्वेशन का क्या होना चाहिए, इंटीग्रल रूट्स होना चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन का तो इंटीग्रल रूट्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 भी होना होगा। ठीक है, और होना होगा क्या, d हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी d ग्रेटर देन 0 होना होगा। और क्या था कंडीशन, परफेक्ट स्क्वायर के लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास एक और कंडीशन था कि d हमारा क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, फॉर विच दिस इक्वेशन हैविंग इंटीग्रल रूट्स, यानी कि रूट्स हमारे इंटीग्रल आएंगे। ठीक है, कब, जब d हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तब हमारे पास दो इंटीजर निकल करके आएंगे। ठीक है ना, जो कि इंटीग्रल रूट्स हमारे कहलाएंगे, मतलब कि रूट्स हमारे इंटीजर होंगे। जहां d हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा वहां हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो हमको क्या क्या चाहिए, d ग्रेटर देन 0 पहला चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, d इज परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, जो भी डिस्क्रिमिनांट निकल के यहां से आता है वो हमारे पास नंबर होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे हमारे पास, इंटीग्रल आएंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो d को हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले d फाइंड आउट करते हैं यहाँ से वेरिएबल फॉर्मेट में, n के फॉर्मेट में। कैसे d फाइंड आउट करते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी होता है माइनस n, यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4n। यहां से अगर 4 को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस n। ठीक है, ये हमारा है डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू। ठीक है, अगर ये पूरा हमारे पास मिल करके परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होता है तब हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, इंटीजर निकल करके आएंगे। ठीक है ना, मतलब रूट्स जो आएंगे वो कोई इंटीजर होंगे, कब, जब d हमारे पास किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो अगर d हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास इंटीजर कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अंडर रूट में कुछ क्वांटिटी बचेगा। ठीक है, और उसको b से प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा इरेशनल फॉर्मेट में कुछ फटा सा आ जाएगा। ठीक है ना, तो d को हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, तो d को हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब ये नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी बनाया नहीं है, अभी d हमने फाइंड आउट सिर्फ किया है। डिस्क्रिमिनांट हमारे पास कितना होगा, 4 इंटू 1 प्लस n। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास n का इंटरवल क्या दिया हुआ है, n बिलोंग्स टू 1 टू 50, ये इंटरवल दिया हुआ है n का। ठीक है ना, तो अब यहां से देखिए कि 1 से लेकर के 50 तक के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे देखिए n हमारे पास 1 से लेकर के 50 तक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं n को 1 पुट कर रहा हूं, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, 4 2 जा 8, क्या 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। ठीक है, अच्छा,
2 रखता हूं तो क्या आता है 2 + 1 3, 3 × 4 12। क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 रखता हूं, ठीक है, तो क्या आता है 3 + 1 4, 4 × 4 16। क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है? यस है। ठीक है। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 1 से लेकर के 50 तक के बीच में पहला नंबर है 4, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर कितना है? 4 के बाद हमारे पास 9 है, 9 के बाद हमारे पास 16 है, उसके बाद हमारे पास 25 है, 25 के बाद क्या है हमारा 36 है। ठीक है। और 36 के बाद क्या है हमारे पास 49 है। ठीक है। 50 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना। यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 हमारे पास नंबर ऐसा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 1 से लेके 50 तक के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे 4 कब आ सकता है? n भी हमको कहां से कहां तक लेकर चलना है? 1 से लेकर के 50 तक के बीच में n को लेकर के चलना है। n अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है 1 + 1 2, 4 2 8। ठीक है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर n को 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 + 1 3, 4 3 12, ये भी नहीं होगा। ठीक है। मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा? n को हम 3 रखेंगे तो n = 3, 3 रखते हैं तो क्या आता है 3 + 1 4, 4 4 16। यानी कि सबसे कम से कम परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा हमारा? 16 बनेगा। ठीक है। जो कि n = 3 रखने पे आएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा परफेक्ट स्क्वायर कहाँ है हमारे पास? 25। ठीक है। अच्छा, तो ये 25 लाने के लिए n को क्या रखना पड़ेगा हमारे पास? ये देखें, 25 लाने के लिए n को हमको रखना पड़ेगा यहां से 4, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और देख ले यहाँ पे, ये जो हमारे पास निकल करके आया, ठीक है, ये मेथड भी तो सही था लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है ना। अब एक मेथड और देख लें। यहां से क्या है हमारे पास दिख रहा है 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो 4 के साथ ये वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना, बात को समझिए, अगर ये नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्योंकि 4 हमारे पास ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि 1 + n को ओनली क्या होना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर अगर हो जाता है, 4 तो हमेशा दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 1 + n परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, तब हम ऐसा कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो गया और रूट्स हमारे इंटीग्रल आ गए। ठीक है ना। तो 1 + n को हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है। तो 1 + n को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? n को अगर हम 1 रखते हैं तो 1 + 1 2, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 रखते हैं तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 रखते हैं तो 3 + 1 परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। तो n = 3 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रख लिए। वहां से भी n = 3 आ रहा था क्योंकि वहां 4 को साथ में इंक्लूड करके चेक करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको 4 को रिमूव कर दिया क्योंकि ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे तो साथ में मिलकर के परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। n = 3 पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 4 पे बन रहा है, 4 1 5 नहीं बन रहा है, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, 7 पे नहीं, 8 पे बन रहा है, 8 + 1 9। ठीक है। अच्छा, 9 पे भी नहीं बन रहा है, 10 पे भी नहीं। अब अगला परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से देख ली, लिस्ट तो हमने बना लिया। ठीक है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पहला परफेक्ट स्क्वायर तो हमारे पास 9 आ गया ना। ठीक है। तो 9 से ही स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 3 + 1 4, 4 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है। 3 पर हमारे पास 4 बन रहा है, 8 पर हमारे पास 9 बन रहा है। अगला बनेगा 16 जो कि किस पे बनेगा? 15 पे, 15 + 1 16। अगला किस पे बनेगा? 24 पे बनेगा। फिर अगला किस पे बनेगा? यहाँ 35 पे बनेगा। फिर अगला किस पे बनेगा हमारे पास? 48 पे बनेगा। ठीक है ना। यानी कि n = 48 रखेंगे तो 48 + 1 49, और 4 तो हमारे पास ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। इस मेथड से कीजिए, 1 + n को सेपरेट करके तो बिल्कुल इजीली आ जाता है। 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर है सबको हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है ना। और 1 से लेकर 50 तक में हमारे पास वो नंबर भी आ गए। ठीक है ना, जो कि हमारे पास इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि n का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए? 3 सॉरी
सिंगल एलिमेंट होगा ना, डिस्क्रीट, तो 3, 8, 15, 24, 35 और 48, इतना n हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज ऑफ n पॉसिबल। ठीक है, n का हमारे पास कितने वैल्यू पॉसिबल है? 6 वैल्यू। ठीक है ना, 6 वैल्यूज के लिए क्या है हमारे पास? इंटीग्रल रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है कभी भी। ठीक है, इस पे स्टार भी लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत थिंकिंग स्किल होना चाहिए। हमको कंडीशन पता रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा। ठीक है, वो 1 से लेकर 50 तक के बीच में लिखना है। ठीक है, तो उसको लिख करके आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पे। तो देखे डिस्क्रिमिनेंट के बेस्ड पे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी डिस्क्रिमिनेंट के कंडीशन के बेस्ड पे ही है। देख ले, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 1 + 3 आयोटा देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक रूट, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास x² + bx + c = 0 दिया हुआ है, तो इसके रूट्स होंगे हमारे पास अल्फा और बीटा। अगर इन दोनों में से कोई एक हमारे पास इमेजिनरी आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक इमेजिनरी रूट है, यानी कि अल्फा अगर हमारे पास 1 + 3 आयोटा आ गया, ठीक है, तो बीटा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 1 - 3 आयोटा। क्यों? क्योंकि देखिए इमेजिनरी रूट्स हमेशा क्या होते हैं? कंजुगेट पेयर में होते हैं। ठीक है, कंजुगेट पेयर मतलब 1 + 3 आयोटा, एक होगा हमारे पास, हमने बताया था ना, a + आयोटा b होगा पहला, तो दूसरा ऑटोमेटिकली a - आयोटा b हो जाएगा। यानी कि एक रूट दूसरे का हमेशा कॉन्जुगेट होगा अगर इमेजिनरी रूट आएगा तो हमने यहां से देखा कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 + 3 आयोटा, मींस दैट कि वन रूट हमारे पास क्या है? इमेजिनरी है, तो दूसरा रूट क्या होगा? उसका कंजुगेट होगा। ठीक है, तो पहला रूट तो हमने इमेजिनरी लिख दिया, ठीक है, तो दूसरा रूट उसका कंजुगेट हो गया। ठीक है, अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं ये देखें। हमने पहले बताया था x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। ठीक है, ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते थे, x² - सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। ठीक है, अगर हमारे पास दो रूट्स दिए हुए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए 1 + 3 आयोटा, 3 आयोटा प्लस बीटा 1 - 3 आयोटा, तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा। अब यहाँ देखिए 3 आयोटा कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, तो 1 + 1 क्या बचा? 2, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या बचा? 2, यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या आ गया हमारे पास? 2। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा करते हैं। देखिए कर लीजिए सिंपली, 1 + 3 आयोटा और 1 - 3 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a + b इंटू a - b के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो a² - b² कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस, अब आयोटा के स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, आयोटा सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ देखिए 1 माइनस ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर ऐसा हो जाएगा ना, 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो -1 इंटू 9 क्या हो जाएगा? -9, और -9 और माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा कंबाइन होकर के। जैसे देखिए 1 - 9 और आयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा? 1 + 9 होगा, सिंपली दिख रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा? 10। ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया हमारे पास?
10, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया 10। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना आ गया 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया 10, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं अब, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया हमारे पास 2 और अल्फा बीटा आ गया हमारे पास 10, ठीक है। ये 2 आ गया और ये 10 आ गया। तो अब हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि फाइनल हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसके रूट्स हमारे पास क्या है 1 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा। इस तरह से इस टाइप के इक्वेशन को प्रोसीड करते हैं। बहुत ही इजी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आपको हर तरह का कंडीशन पता रहेगा तो आप इजिली सबको सॉल्व कर सकते हैं और इस पे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन भी एराइज नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इसी में लेंदी वेंदी करके साइन लॉग घुसा करके एराइज कर सकता है, ठीक है। तो वो सब कैलकुलेशन आपको आने चाहिए, फिर आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। तो इनको नोट डाउन कर ले, फिर अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है और ये थोड़ा सा हटके है, टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, ठीक है ना। इसको बेसिक कर सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने आयोटा का कंसेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक ही चीज काम आने वाला है, ठीक है ना। आयोटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ, आप लोग को तो पता ही होगा, अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, इसका स्क्वायर कीजिए -1। आयोटा के क्यूब कर दीजिएगा तो क्या होगा, माइनस आयोटा होगा, ठीक है। क्योंकि क्यूब कीजिएगा तो स्क्वायर तो पहले से है हमारे पास -1 इंटू आयोटा और हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल करके क्या हो जाएगा माइनस के आयोटा, ठीक है। यानी कि अंडर रूट -1 के पावर -1 के बाहर एक -1 लगा देना, ठीक है। इसी प्रकार से सॉल्व होता जाएगा। आयोटा 4 का वैल्यू 4 नंबर के बाद हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। ये सब वैल्यूज है हमारे, ठीक है। आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो इजिली, ठीक है। स्क्वायर क्यूब करना तो बहुत आसानी से आता होगा, ठीक है। उसी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसमें यूज होने वाला है। तो देखिए हमारे पास x का वैल्यू दे दिया है आयोटा के फॉर्मेट में, क्या 1 प्लस 2 आयोटा, और एक इक्वेशन दे दिया है हमारे पास कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको px से डिनोट कर देते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें x का वैल्यू ये रखना है, ठीक है। और फाइंड आउट करना है कि एक कितना आएगा, ठीक है। अगर x हमारे पास ये है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है ना। यानी कि x का वैल्यू इसमें पुट करके हमको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ देखिए डायरेक्ट पुट कीजिएगा तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसमें कुछ ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। क्या देखिए, x को यहां से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ बचेगा हमारे पास -1, और ये तो 22 हमारे पास एक्सेप्ट बाहर में ऐड हो जाएंगे। पूरे में ऐड है ना 22, इसको हमने पूरे में ऐड कर दिया और इतने में से हमने x को कॉमन लेके ये फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा दिया हुआ है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आयोटा। ये हमारे पास थोड़ा सा क्या इसको बोल सकते हैं, इजी फॉर्मेट बन गया ना। x माइनस 1 के जगह पर हम 2 आयोटा डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आंसर, देखिए यहां से बड़ी ब्रैकेट x का वैल्यू क्या पुट कर दें 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। यहां से फिर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है और हमारे पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। इसको फाइंड आउट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 1 इंटू 2 आयोटा, ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा
4 आयोटा माइनस के 3, ये हो जाएगा 4 आयोटा और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 3। ओके, तो ये तो हमारे पास 4 आयोटा माइनस 3 आ गया। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर किया तो ठीक है, और इसको हमने स्क्वायर की जगह यानी एक्स स्क्वायर की जगह पे पुट कर दिया 4 आयोटा माइनस के 3। ठीक है, अच्छा, अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो हमारे पास आ गया, हमने पुट भी कर दिया इसमें 4 आयोटा माइनस 3। अब देखिए प्लस में x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो प्लस में हम x माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा सिंप्लिसिटी हमको यहाँ से मिल गया, थोड़ा कैलकुलेशन से हम बच गए। ठीक है, और अब देखिए हमारा एक्स स्क्वायर का तो काम खत्म हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप लोग इस तरह से ब्रेन चला सकते हो हल्का फुल्का। ठीक है, इधर उधर घुमा करके देखना कि इजीली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होगा तब तो वही लेंदी प्रोसेस से जाना पड़ेगा, अगर हो रहा है तो आसान थोड़ा सा करके आप लोग कर लो। करना कुछ नहीं था, इसमें आयोटा के फॉर्मेट में एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू सिंपल यही है कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू बताइए। वही यहाँ 2 की जगह 1 प्लस 2 आयोटा दे दिया था। ठीक है, तो बच्चों का खेल है, 6 क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर देगा, लेकिन इसको आयोटा के फॉर्मेट में दे के चेक कर रहा है कि आप किस तरह से प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 6 आयोटा माइनस के 3 प्लस के 22। अब देखें यहाँ पे क्या करें, 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 3, तो क्या बचेगा 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है, अब ये दोनों को देखिए ध्यान से, ये दोनों थोड़ा थोड़ा सेम जैसा दिख रहा है, लग तो रहा है कि कंजुगेट पेयर में है, लेकिन है नहीं वास्तव में। अगर 1 प्लस 2 आयोटा यहाँ है तो यहाँ 1 माइनस 2 आयोटा होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पे 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है, तो एक माइनस इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं एक माइनस कॉमन लेता हूं इन दोनों को कंजुगेट पेयर बनाने के लिए। कैसे, देखिए यहां से एक माइनस को कॉमन लेके 3 के आगे लगा देते हैं। एक माइनस को कॉमन लिया यानी कि -1 को इसमें से कॉमन लिया और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर में 3 इंटू -1 हो जाएगा, तो उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस को कॉमन लिया तो लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस के 3। ठीक है, यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और इसमें से एक माइनस को कॉमन लिया है। ठीक है, तो हमको एक माइनस से मल्टीप्लाई भी तो कर, एक माइनस बाहर निकाले हैं। ठीक है, तो एक माइनस अंदर भी लेना पड़ेगा। मतलब क्या है कि एक माइनस से हमने बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एक माइनस तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखें, मतलब एक माइनस से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ओवरऑल ये बैलेंस होकर के पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा, क्योंकि टोटल ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, एक माइनस तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक और माइनस हमको चाहिए। ठीक है, तो एक और माइनस को हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, यानी कि 1 माइनस 2 आयोटा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां से हमने एक माइनस को कॉमन ले लिया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये दोनों कंजुगेट पेयर में आ गए। अब इसको सॉल्व करना इजी है, कर लेते हैं। कैसे, माइनस के 3 और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 माइनस के 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो -3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 5। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 5। ये 4 आयोटा स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 5। अब ये 5 इंटू -3, ये तो टोटल 5 हो गया। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, प्लस के 22 लिखा हुआ है। ये हमारे पास कितना हो गया, माइनस के 15 प्लस के 22। फाइनली रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 7। ठीक है, बस इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था इसमें, यही हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल दे दिया था, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड कीजिए एक्स के किसके लिए 1 प्लस 2 आयोटा के लिए, जो हमने इसको सॉल्व करके
फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर कहीं कहीं पर है जो थोड़ा बहुत दिमाग चलाने की बात है। यहाँ पर पहले आप क्यूब करते, फिर स्क्वायर करते, फिर लीनियर फॉर्मेट में लिखते, सबको सब्ट्रैक्ट करते तो थोड़ा लेंदी पड़ जाता। यहाँ से x को कॉमन लेके बाहर कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास x का वैल्यू तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, और x माइनस 1 यहाँ पे बन गया, जिसका वैल्यू 2 आयोटा सिंपल है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमारे पास 2 ही टर्म करना पड़ा ना, फिर तो हमारे पास फाइनली आंसर आ ही गया। मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा कहे तो, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिखे 3 कॉमन ले लिया, फिर माइनस के कॉमन ले लिया, कंजुगेट पेयर में बन गया, फॉर्मूला लगा दिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सिर्फ यही काम करना पड़ा ना यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, 1 + 2 आयोटा का क्यूब करना पड़ता, फिर स्क्वायर करना पड़ता, ठीक है ना। तो यही है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का ट्रिक है इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन करवाया गया है आपको, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आगे हम पढ़ेंगे कॉमन रूट्स की कंडीशन, जो कि अलग है। जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 रूट कॉमन रहे, 2 रूट कॉमन रहे, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। 2 वो आपको इक्वेशन दे देगा, दोनों में बोलेगा कि 1 रूट कॉमन है, ठीक है, या फिर इसका इस टाइप के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, ठीक है, कि अदर रूट्स क्या होंगे। उस तरह का कंसेप्ट मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इसको नोट डाउन कर लें, और किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन के बेस पे आप लोग तो क्वेश्चन को कर सकते हो ना, कि कौन सा डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन के बेस पे है, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो किस टाइप से प्रोसीड करना है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन के बेस पे, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल उठा लो, कहीं से भी कोई भी बुक से आप लोग सॉल्व करो, डाउट यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन की कमी नहीं है मार्केट में, ठीक है, कहीं से भी उठाओ और कहीं से भी सॉल्व करो, ठीक है ना। और नहीं सॉल्व हो तो मेरे पास भेजो, मैं उसको सॉल्व करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमन रूट्स के कंडीशंस, ठीक है। ओके।